दिस इज़ वीडियो नंबर 2 ऑफ लॉज ऑफ मोशन और इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये तीनों लॉज हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। अच्छे से सीखेंगे कि क्या न्यूटन ने क्या क्या हमें बताया था इन 3 लॉज के थ्रू। फर्स्ट लॉ ने मुझे फोर्स के बारे में बताया था। मैंने ये आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ फोर्स, फोर्स है क्या। डे टू डे लाइफ में भी हम फोर्स वर्ड यूज़ करते हैं बहुत, लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में फोर्स का क्या मीनिंग है ये हम अच्छे से समझेंगे फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ ने सिर्फ मीनिंग बताया था, फिर लेकिन न्यूटन से लोगों ने पूछा कि भाई अगर फर्स्ट लॉ में तुमने फोर्स बताया, मुझे बताओ फोर्स लगेगी कितनी, ये कैलकुलेट करके बताओ कि फोर्स होती कितनी है। फिर सेकेंड लॉ आया, फिर सेकेंड लॉ पे क्या उसने दिमाग लगाया और कैसे लोगों को समझाया ये हम समझेंगे। एंड थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इससे कुछ ज़्यादा है वो, ठीक है, उसको ज़रा हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, पढ़ा है आपने 9th क्लास में। एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। देखो क्या क्या है इसके अंदर, रेस्ट से रेस्ट पे ही रहेगी, कॉन्टिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन इट। बहुत सिंपल है, इसको वर्ड टू वर्ड आपने याद कर लेना है। लैंग्वेज चेंज भी कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने समझना है इसके अंदर 3-4 चीज़ें लिखी गई हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ के अंदर पहले बोला कि भाई जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, और थर्ड, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकती, स्पीड भी चेंज नहीं हो सकती, रेस्ट से मोशन में भी नहीं आ सकता अगर उस पर फोर्स ना लगे तो। अगर एक सिस्टम पे फोर्स नहीं लगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में भी चलता रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा अगर उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की गई तो। दैट्स इट, ये फोर्स की डेफिनेशन है। अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो ना, हम एक वर्ड एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, ये सारी बातों का एक आंसर है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। इन सारी बातों का एक नाम। रेस्ट से मोशन में आना तो एक्सेलरेट कर गई बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना है तो एक्सेलरेट कर गई बॉडी, डायरेक्शन को चेंज करना है तो वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन होगी बॉडी में। तो एक लाइन में अगर आप बोलो ना इस बात को, लिखना तो पेपर में आपने यही है जो लिखा है यहाँ, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करो ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ उसने इतनी सी बात बोली थी। अगर भाई साहब, अगर इस लाइन को ज़रा अंडरस्टैंड करना, वो कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स चाहिए, बस। उस एक्सेलरेशन वर्ड के अंदर ये सारा कुछ आ गया। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन चेंज, एवरीथिंग। तो अगर आप एक्सेलरेशन चाहते हो, अगर आप वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, तो उस सिस्टम पे फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर नहीं लग रही है, अगर नहीं लग रही है तो पक्का पता लगाओ उस पे सारी फोर्सेस, मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ फोर्सेस, एक फोर्स जीरो हो सकता है, 4 फोर्सेस लग रही हो, चारों का नेट क्या हो, जीरो हो, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। ये इसकी कहानी है फर्स्ट लॉ की सिर्फ, जिसको आपने इस लैंग्वेज में अगर अंडरस्टैंड किया तो नथिंग लाइक दैट। अब मैं एक और बात करता हूं, सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्यों आया पहले ये तो समझें, सेकेंड लॉ की जरूरत, फर्स्ट और सेकेंड लॉ तो साथ साथ में होने ही चाहिए थे। फर्स्ट लॉ ने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, मतलब बताया कि फोर्स क्या है,
डिफाइन किया फोर्स को, सेकेंड लॉ ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। सेकेंड लॉ इज मच मोर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट लॉ तो एक बार हमने बहुत बार पढ़ लिया इसको, फर्स्ट लॉ की बात ही कुछ नहीं है, फोर्स की डेफिनेशन ही फर्स्ट लॉ ने दी है। सेकेंड लॉ को पूछा गया भाई ये फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाओ, अब हमें कितनी फोर्स लगेगी। तो हमने कहा कि भाई जितनी चेंजेस चाहते हो, जितनी वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो उतनी फोर्स लगेगी। समझे जरा बात को समझते हैं। न्यूटन ने पहली बात बोल दी, समझना, ये न्यूटन ने बोलनी नहीं, हमने अंडरस्टैंड करने का तरीका है, आप इसको प्लीज समझना। आप नहीं बोलना कि न्यूटन ने ये बात नहीं बोली थी, सर गलत बोल रहे हैं हम, ये आपको समझाने के लिए ये सब बातें हैं, ठीक है। न्यूटन ने फर्स्ट बात बोली कि भाई अगर आप वेलोसिटी को 0 से या 10 से 50 बनाना चाहते हो, क्या 10 से 50 बनाना चाहते हो, और दूसरी जगह आप 10 से 100 बनाना चाहते हो, तो वो बोलता है कि भाई यहां ज़्यादा चेंज करना चाहते हो वेलोसिटी को तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, जहां कम चेंज करना चाहते हो वहां कम फोर्स लगेगी। तो यानी कि पहली चीज़ क्या पिक्चर में आई, वेलोसिटी आनी भी थी, क्योंकि सारी कहानी उसको लेके है वेलोसिटी को, पहला लॉ ही यही बोल रहा है। लेकिन फिर एक और बात आई कि भाई एक छोटी सी कार और एक बहुत बड़ा ट्रक, बड़े बड़े ट्रक देखे हैं आपने, बहुत बड़ा बड़ा ट्रक, स्टोन्स के साथ लोडेड, बड़े बड़े स्टोन्स के साथ लोडेड, टन्स ऑफ उसका वेट, और एक छोटी सी कार, जैसी कार आपने देखी है, एक हैचबैक कार इमेजिन कर लो। एक छोटी सी कार और एक ट्रक, इसकी स्पीड 10 से 100 करनी है और इसकी स्पीड 10 से 100 करनी है, क्या दोनों में सेम फोर्स लगेगी? कॉमन सेंस कहती है नहीं। यानी कि दूसरी चीज जो पिक्चर में आई वो कौन थी? मास। दूसरी चीज जो पिक्चर में आई वो कौन थी? मास। पहले क्या था? चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या आई? मास। इसलिए उसने क्या लॉ दिया, उसने सबसे पहली एक और बात की, मास और वेलोसिटी का क्या लिया उसने? प्रोडक्ट, और एक नई क्वांटिटी हमें बताई। उसने बोला मास भी मैटर करता है, वेलोसिटी की चेंज भी मैटर करती है, इसलिए एक नई टर्म पिक्चर में आई जिसका नाम था मोमेंटम। एंड मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। Momentum is equal to change into velocity. Velocity is a vector quantity, mass is a scalar quantity, and hence स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर। याद रखना, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज ऑलवेज वेक्टर। इसलिए P वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू ठीक है, इंटू V वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मास है, और ये आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम से उसने डिफाइन किया सेकंड लॉ को, उसने एक ही लाइन में लिखना चाहता था, वो इतनी तामझाम नहीं चाहता था तुझे पहले वेलोसिटी अलग से समझाए, अपनी स्टेटमेंट उसने छोटी सी स्टेटमेंट देनी थी। उसने इसलिए स्टेटमेंट पता क्या दी? उसने कहा भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस मोमेंटम के अंदर मास भी कंसिडर हो गया और जिसके अंदर वेलोसिटी भी कंसीडर हो गई, इसलिए वर्ड मोमेंटम आया। मोमेंटम हम क्यों पढ़ रहे हैं? मोमेंटम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि फोर्स की कैलकुलेशन में किसने काम दिया। क्या सिर्फ वेलोसिटी काम आएगी? मैंने अभी आपको ट्रक और कार की एग्जांपल दी कि कार को अगर आपने 0 से 100 की स्पीड पे लेके जाना है, और देखो सिंपल बात आपको बताता हूं, ठीक है, एक कौन गाड़ियों में कौन फोर्स क्रिएट करता है? इंजन, ठीक है। तो आपको कॉमन सेंस वाली बात है इसमें कि अगर एक छोटी बाइक है, बाइक आप देखो 0 से लेके 100 तक लेके जाने में जो इंजन को पावर लगेगी ना, अगर उतना ही 0 से 100 आपको ट्रक में लेना होगा, 0 से 100, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो फोर्स किस में ज़्यादा लगेगी? जितना मास ज़्यादा होगा। और वेलोसिटी तो मैटर करती है, वो तो पता ही है ना कि भाई फोर्स किस में ज़्यादा लगेगी, 0 से 100 लेके जाने में या 0 से 10 लेके जाने में, तो वो तो 0 से 100 में ही लगेगी ज़्यादा। समझ आई बात? और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात भूल गया मैं बताना, कि मास मैटर कर गया, वेलोसिटी मैटर कर गई। अब तीसरी चीज एक और बात करो, टाइम।
जैसे इसको टाइम को भी मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ी तेज़ गाड़ी आ रही है, एक बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है, मान लो एक बाइक आ रही है बहुत तेज़, ठीक है। एक बाइक आ रही है 100 की स्पीड से, एक बाइक आ रही है 100 की स्पीड से, उसको मुझे रोकना है। और एक ट्रक आ रहा है या एक ट्रेन आ रही है 100 की स्पीड से, उसे मुझे रोकना है। तो ज़्यादा फोर्स किस में लगेगी? ऑब्वियसली किस में लगेगी? ऑब्वियसली किस में लगेगी? ट्रेन वाले में। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसलिए मास और वेलोसिटी तो दो चीज़ें पिक्चर में आ गई। एक तीसरी चीज़ और नज़र आ रही है मुझे यहाँ, पता क्या है वो? आप सुनो क्या, वो है टाइम। अगर ट्रेन 100 की स्पीड से, दो ट्रेन 100 की स्पीड से आ रही हैं, एक को आपको रोकना है 2 मिनट लगा के, एक को आपको रोकना है 10 सेकेंड में, तो फोर्स कहां ज्यादा लगेगी? जहां टाइम कम लगेगा, जहां कम टाइम चाहिए। इसलिए तीन चीजें पिक्चर में हैं, मास, वेलोसिटी और टाइम। और इसको एक ही लाइन में कैसे बोला गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट वर्ड के अंदर आ गया टाइम, मोमेंटम के अंदर आ गया मास और वेलोसिटी, तीनों चीजें। ये ट्रेन वाली एग्जांपल याद रखना आप, टाइम भी पिक्चर में आता है, इसलिए आपने इस बात को समझा। और अल्टीमेटली हमने सेकेंड लॉ को क्या सीखा? ये है, द चेंज इन मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोशन। देखो कैसे लिखा है इसने, इसने अलग तरह से लिखा है, द चेंज इन मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इम्प्रेस्ड एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स इज इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल बात, अभी ये एक ही बात समझोगे, मैं आप समझाऊंगा आपको दूसरी लाइन भी क्या लिखती है। इसमें बेसिकली फर्स्ट लाइन आपको क्या है? द चेंज ऑफ मोशन, मोशन द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज मोमेंटम। तो ये जो चेंज इन मोशन की बात कर रहा है ना, इसके अंदर ये सब आया। मैंने इसने एक लाइन में लिखा, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और इसका नेट आंसर क्या आया मैं आपको बता देता हूं। ये नेट आंसर जो आया वो आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप ये भी याद रख सकते हो सीधा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसलिए हम लिखेंगे फोर्स, मैथमेटिकली फोर्स, सो फोर्स इज, हमने क्या लिखा? फोर्स की वैल्यू आ गई, इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए डी पी बाई डी टी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इससे थ्रू एक और बात आती है, देखा, ध्यान से सुनना। नॉर्मली मास क्या रहता है? कांस्टेंट। किसी भी मोशन के अंदर मास कैसे चेंज होगा? तो मास तो चेंज होता नहीं, होता है, डिस्कस करेंगे वो भी। बिल्कुल करेक्ट ये है, लेकिन अगर मास कांस्टेंट हो तो हम क्या मोमेंटम की जगह ऐसे लिख सकते हैं? समझना प्लीज। और फिर अगर मास कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर ला सकते हैं उसको, बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे आप 2 को लाते थे, 3 को लाते थे, कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं। और ये क्या चीज़ होती है? दिस इज एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी, आपको बड़े अच्छे से पता है। इसलिए ये वाला मास अगर कांस्टेंट है, ये जर्नल रूल है, हर जगह चलेगा। लेकिन फिर एक स्टेटमेंट आप लिखोगे जो बड़े बेनिफिशियल है हमारे लिए, कि अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज इक्वल टू, देन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये ऐसे लिखोगे अच्छे से, अब सामने सामने क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। वही तो हमने बोला, फर्स्ट लॉ ने भी तो यही बोला था। तो सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ तो आपस में रिलेट हो गए सीधा सीधा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो आपस में रिलेट हो गए सीधा सीधा, सामने दिखाई दे रहा है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है भाई, पक्का पता चल गया। ठीक है, और अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन तुम ला ही नहीं सकते। एक ही बात है, वो एक ही बात बोल रही है। तो ये हमें क्लियर हो गया। क्या, कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्या कहता है। अब आती है बात थर्ड लॉ की। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, तो मीन्स फोर्सेज एक्ट इन पेयर, हमेशा फोर्सेज जो होंगी वो हमेशा उसका पेयर ज़रूर होगा। अगर आपको एक फोर्स नज़र आ रही है, एक्शन नज़र आ रहा है, तो उसका रिएक्शन ज़रूर नज़र आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको अभी नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जब पढ़ाया था तो इस तरह से हमने लिखा था, देखो ये एक बॉडी है, अगर ये
अब जैसे हम इस पे दिखाते हैं, इस पे एक फोर्स लग रही है एम जी, ऐसे दिखाते हैं बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये किसकी फोर्स दिखाई मैंने, ये किसकी फोर्स दिखाई, ये फोर्स दिखाई हमने इस मास की। इस मास को अर्थ ने खींचा। कितनी 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 फोर्स के साथ खींचता है, एम जी, एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी। सिमिलरली ये मास भी किसको खींच रहा है, अर्थ को, विद द सेम फोर्स। हम बोलोगे ये कैसी बात होगी, सेम फोर्स, तो अर्थ क्यों नहीं हिलती, मास बहुत ज़्यादा है, उसकी एक्सेलरेशन कहाँ आएगी, उसकी एक्सेलरेशन कहाँ आएगी। तो मास भी अर्थ को खींच रहा है, मास भी अर्थ को खींच रहा है, याद रखो। कितनी फोर्स के साथ, जितनी ये एम जी है। मान लो ये 10 न्यूटन है एम जी, तो इसी तरह से वो भी खींच रहा है। ठीक है, तो ये भी पेयर में है। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, देखो क्या याद है, ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन एन ए ई, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू अर्थ, एंड सिमिलरली इसका पेयर इज देयर। क्या है वो, क्या है वो फोर्स, कौन सी, एन ई ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन अर्थ ड्यू टू ए। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना, हर जगह पेयर होंगे, हर जगह एन ई ए। ये आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जब बनाई हमने, ए बी सी ब्लॉक लिया था, वहाँ पे भी आपको दिखाया था मैंने, ये सारी कहानी है इससे रिलेटेड। इसमें और क्या बताया जा सकता है, हाँ यस, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन always act on two different bodies, two another different bodies। एक ही बॉडी पे दोनों एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता। ब्लॉक अर्थ पे एक्शन लगाएगा तो अर्थ ब्लॉक पे लगाएगी, तो अर्थ और ब्लॉक दो चीजें हैं यहां। तो एक्शन अगर ब्लॉक लगा रहा है तो रिएक्शन अर्थ को मिलेगा, और अर्थ अगर रिएक्शन लगा रही है तो ब्लॉक को मिलेगी। मतलब अर्थ पे ही रिएक्शन लग रहा है और अर्थ पे ही एक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लॉक पे ही एक्शन है और ब्लॉक पे ही रिएक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम टाइप ऑफ फोर्स, सेम टाइप ऑफ फोर्स के होते हैं एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम टाइप ऑफ फोर्स है। टाइप ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर, टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, आई मीन टू से। तो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट फोर्स ही आएगी। मतलब एम जी, या जैसे यहाँ पे आपने लगाया था, जैसे अभी आपने बताया यहाँ पे कि इस पे एक एम जी लग रहा है, देखो ऐसे होता है, देखो इस पे एक एम जी लग रहा है और इसी ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे बहुत बार शो करेंगे हम। तो बहुत से लोग सोचेंगे ये एक्शन रिएक्शन पेयर, नो, हो ही नहीं सकते। रीज़न बताओ, रीज़न बताओ। रीज़न, पहली बात, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगते, ठीक है, ये एक ही बॉडी के दिखाए आपने, ठीक है। दूसरा रीज़न, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कभी नहीं हो सकता। दो रीजंस के कारण ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो ये क्लियर कट अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, आने वाली वीडियोज़ में और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।